1986 1986 के मार्च महीने में एक सरकारी कॉन्फ्रेंस हुई थी जो अलग अलग प्रांतों के चीफ मिनिस्टरों की थी। उसमें 3-4 गैर सरकारी लोग भी बुलाए गए थे, जिसमें एक मैं थी। वहाँ जब मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया तो जो बोली थी उसके कुछ हर्ब थे। एक वक्त था जब केरल में जातिवाद की भयानकता को देखकर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि केरल भारत का पागल खाना है। आज मैं भरी आंखों से कहना चाहती हूँ कि हम हर प्रांत को भारत का पागल खाना बना रहे हैं। आखिर मैं ये भी कहा था, हमारा इतिहास कहता है कि जब समुद्र मंथन किया गया तो उसे 14 रत्न मिले, लेकिन आज वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने अपने मन सागर का मंथन करें और अपनी अपनी आचरण शक्ति का रत्न खोज लें। ये सब कहना मेरे लिए सहज मेरे मन की बात थी, और मन की बात कहने का ये एक बहुत बड़ा मौका था जब हमारे देश के सब प्रांतों के चीफ मिनिस्टर बैठे थे। कुछ दिनों के बाद 10 मई को प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि आपको राज्यसभा में नामजद करना है, आपको कोई एतराज़ तो नहीं। उस वक्त मैंने कहा था, और एतराज़ कोई नहीं, पर सियासत के लिए मेरा बैड ऑफ माइंड नहीं है। उस वक्त सेक्रेटरी ने कहा, वही तो हमें चाहिए। आप उस दिन चीफ मिनिस्टरों की मीटिंग में जो बोल गई थी उसका टीप राजीव जी ने बार बार सुना और फैसला किया कि आपको नामजद किया जाए। राज्यसभा की मेंबर होने का अरसा 6 साल था, जिस दौरान मैंने जो सवाल उठाए थे उनमें से 2-4 सवाल यहाँ दर्ज कर रही हूँ। मैं सरकार की तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहती हूँ जहाँ अदब और तहजीब के नाम पर एक अलग तरह का कमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया है कि सरकार से ज़मीन भी ली जाती है और पैसा भी, और उसे तरह तरह की आमदनी का वसीला बना लिया जाता है। ये सब अदब और तहजीब के नाम पर होने लग गया है। लेकिन इस मकसद के लिए ये सब शुरू हुआ था क्या? फिर कभी सरकार ने देखा कि उस मकसद का क्या हुआ? ये देखना तो दरकिनार रहा, आगे के लिए भी कोई नज़रसानी न रही। उसी तरह ज़मीनें दी जा रही हैं और कैसे एक नई इजारेदारी शुरू हो गई है। मैं सरकार की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहती हूँ। 16/11/1987 1988 के शुरू में असम गई थी बरपेटा के लेखिका सम्मेलन में शामिल होने के लिए। पता चला कि वहाँ के वैष्णव मठ में औरतों के दाखिले पर पाबंदी है। औरतें परिक्रमा में बैठी रहती हैं, लेकिन अंदर कृष्ण स्थान पर 500 साल से जोत जल रही है। उस दरवाजे के भीतर औरत के जाने पर पाबंदी है। मठ के बाहर इस पाबंदी की सूचना लिखी हुई मिलती है। मैंने वहाँ जाकर देखना चाहा। पार्लियामेंट की मेंबर थी, इसलिए पुलिस साथ थी मेरी हिफाजत के लिए, और मठ के पंडित जी ने पुलिस को देखकर कुछ अहमियत समझी और मेरे पास आकर कहने लगे, मैं आपके लिए लोहे का दरवाज़ा खोल देता हूँ, आप ज्योति दर्शन कर लीजिए, लेकिन भीतर नहीं जाना होगा। मैंने लोहे के दरवाजे के पास खड़े होकर पंडित जी से कहा, अरे कृष्ण अंदर है और राधा बाहर खड़ी है, ये कैसे हो गया पंडित जी? राधा तो कृष्ण की महाचेतना है और उसके बगैर अकेले कृष्ण क्या करते रहेंगे? पंडित जी हैरान होकर मेरी ओर देखने लग गए और पुलिस ऑफिसर अपनी हंसी को होठों में दबाने लगे। खैर, मेरे कहने से क्या होना था। पता चला कि कभी वहाँ गांधी जी भी गए थे और ऐसी पाबंदी को हटाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा था, पर कुछ नहीं हुआ। दूसरे रोज़ असमी लेखिकाएं एक मेमोरेंडम लेकर मठ में गईं इस पाबंदी को हटवाने के लिए, और उनकी जो तस्वीरें अखबारों में छपी मैंने तो सब कतरने संभाल लीं और अपनी दोस्त इंदिरा गोस्वामी को कहकर मठ के बाहर लगी मनाही की सूचना वाली तख्ती की तस्वीर भी ले ली। ये सब सवाल पेश हुए। मैंने पार्लियामेंट में एक सवाल उठाया। कहा था कि 8 मार्च को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की रोशनी में कहना चाहती हूँ कि ये दिन महज एक रस्म न बन जाए, इसीलिए कुछ बुनियादी कदम उठाए जाएं। औरतों पर ऐसी पाबंदियाँ हमारे जमहूरियत के निज़ाम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। 28/3/1988 हमारी संस्थाएं किसी प्रोजेक्ट को लेकर जब शायरों और साहित्यकारों को कोई कॉन्ट्रैक्ट देती हैं तो एक तारीख मुकर्रर की जाती है, डेडलाइन डेट, काम की तैयारी के लिए। लेकिन जब काम तैयार हो जाता है ठीक वक्त पर, तो उनकी मेहनत कई कई साल दफ्तरों की फाइलों में पड़ी रहती हैं। कहना चाहती हूँ कि अगर एक पक्का अरसा साहित्यकारों के लिए मुकर्रर हो सकता है, तो काम की इम्प्लीमेंट के लिए एक पक्का अरसा सरकारी अदारों के लिए क्यों मुकर्रर नहीं होता? कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट बदल जाता है या कई वर्षों के लिए मुलतवी हो जाता है, तो उस हालात में काम करने वालों की उजरत भी मुलतवी हो जाती है, और प्रोजेक्ट के बदल जाने से लेखकों के कलमी नुस्खे भी फाइलों में खो जाते हैं। कुछ पक्के हवालों की बुनियाद पर मैं ये सवाल उठाती हूँ कि एक तरफ़ा कानून को 2 तरफ़ा कानून बनाने की ओर तवज्जो दी जाए। 8/10/1988 हम सभी जानते हैं कि इंसान और इंसाफ के दरमियान एक लंबा फासला है, जिसे तय करते हुए लोगों की ज़िंदगी के न जाने कितने साल और कितनी कमाई बर्बाद हो जाती है।
हिंदू मैरिज एक्ट में एक पहलू ये रखा जाता है कि दोनों तरफ के लोगों को बैठाकर सुलहनामे की बात की जाती है, लेकिन ये रास्ता सिर्फ वहाँ लागू होता है जहाँ ब्याह शादी के झगड़े की बात होती है, लेकिन ज़िंदगी के और किसी झगड़े पर लागू नहीं होती। कहना चाहती हूँ कि एक स्क्रीनिंग सेल हो सकता है जो दोनों तरफ के कागजात का मुआयना करे, तो 1/3 मुकदमे वे होंगे जो बेबुनियाद होते हैं और दाखिल दफ्तर नहीं किए जाने चाहिए। बाकी 2/3 जो बचते हैं उनमें से 1/3 ज़रूर वो होंगे जिनका फैसला 2-3 बार की सुनवाई में हो सकता है। सिर्फ 1/3 मुकदमे बचेंगे जो ट्रायल के काबिल समझे जा सकते हैं। स्क्रीनिंग सेल में ईमानदारी की शोहरत हासिल कर चुके रिटायर्ड जज हो सकते हैं, 7 तजुर्बेकार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं, और इस तरह स्क्रीनिंग सेल का चुनाव चीफ जस्टिस, रजिस्ट्रार, बार के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, लॉ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट जज और सरकार की तरफ से नामजद किए गए लोग मिलकर इलेक्शन से कर सकते हैं। ये लाखों लोगों की दुखती रगों का सवाल है, जहां साधारण इंसान के लिए इंसाफ का सपना ले पाना वर्जित हो चुका है। इस सवाल की तैयारी में जस्टिस KP वर्मा ने ज़ाती तौर पर मेरी मदद की थी। 27/4/89। तारीख याद नहीं, पर एक दिन मैंने ये भी कहा था कि मध्य प्रदेश की एक कहावत होती थी, पहली पूरी डाकू की, दूसरी पूरी पुलिस की, तीसरी बची तो खुद खा लेना। आज इस कहावत की जैसी हालत सारे पंजाब की है, जहां लोगों ने पहली रोटी जोरावरों के लिए बनानी होती है, दूसरी पुलिस के लिए और फिर तीसरी बच जाए तो खुद खानी होती है। इसी तरह एक दिन ये भी कहा था कि देश को आज़ाद हुए 40 बरसों से ज़्यादा हो गए हैं। क्या सरकार इन बरसों में पिछड़ी जातियों के लोगों को तालीम देकर मेन स्ट्रीम में नहीं ला सकती थी? अब उनके लिए अलग से नौकरियां रखना क्या उनके माथे पर हमेशा के लिए लिख देना नहीं है कि वे पिछड़ी हुई जातियों के लोग हैं? इस सिलसिले में एक बात याद आती है कि पंजाब के 10 साला स्याह दौर को सामने रखकर जब मैंने 1980 से 1990 तक की 24 कहानियों की अच्छी कहानियाँ लेकर एक किताब का संपादन किया था, तो किताब को नाम दिया था एक उदास किताब। तो विकास पब्लिशिंग हाउस ने अपनी इस प्रकाशित की गई पुस्तक का रिलीज़ जैल सिंह जी के हाथों करवाया था। उस वक्त जैल सिंह जी ने अपनी तकरीर में मेरी तरफ देखते हुए ये भी कहा था, देखिए इस लड़की को मैं राज्यसभा में लाया था और आज तक मेरा शुक्रिया करने के लिए नहीं आई, जबकि इंदिरा गांधी का शुक्रिया अदा करने चली गई थी। मैंने सुना और हंस दी, कुछ नहीं कहा। देखा कि जैल सिंह जी को साल संवत कुछ याद भी नहीं रहते, जबकि ये वाक़या इंदिरा जी की ज़िंदगी के समय का नहीं था, इंदिरा जी से 2 वर्ष बाद का था। और ये भी कि मेरे नामज़द किए जाने का चुनाव राजीव गांधी ने किया था, जैल सिंह जी ने नहीं। ये भी जानती थी कि जैल सिंह जी ने मेरी जगह किसी और को नामज़द करना चाहते थे, लेकिन राजीव गांधी के चुनाव पर उन्हें दस्तखत करने पड़े थे।